नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में आज दिन भर क्या गुजरने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें आज दिन भर सुर्खियां बनेंगी, सबका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर रहेगी सबकी नजर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुरैना में फिर पटाखे और बारूद में विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर, 6 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। ब्लास्ट से 3 मकान भी धराशायी। श्योपुर में जंगल में यात्री बस पर हमला और तोड़फोड़, फौजी ड्रेस में थे हथियार बंद बदमाश। बस को रोकने की जो कोशिश की थी उन्होंने। मुरैना में बदमाशों ने यात्री बस में किया पथराव और फायरिंग। दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर लौट रही थी बस, नेशनल हाईवे पर बस रोककर मारपीट। भोपाल पुलिस ने साइको युवक को किया गिरफ्तार, लड़कियों से करता था अश्लील हरकतें। पॉकेट और गाड़ी की डिक्की में मिले लड़कियों के कपड़े। इंदौर में यूरेशियन ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन, रूस समेत कई देशों के डेलीगेट्स शामिल। 29 नवंबर तक चलेगी अंतर्राष्ट्रीय बैठक। आज साई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, नवा रायपुर के महानदी भवन में होगी ये मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि। ब्रिटिश पार्लियामेंट का किया दौरा, बर्मिंघम और जर्मनी भी जाएंगे मुख्यमंत्री। बांग्लादेश के ढाका में हिंदुओं पर हमला, BNP और जमात के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू कर रहे थे प्रदर्शन। और अब बात करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी बात पर। महाराष्ट्र में सीएम के नाम का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। कई नाम इसमें शामिल है, संभवतः आज इस पर फैसला हो जाए। इधर संभल हिंसा मामले में 7 FIR दर्ज की गई है, मामले की जांच जारी है। इधर RSS के पदाधिकारी हैं इंद्रेश कुमार ने समाजवादी पार्टी पर संभल में हिंसा करने का आरोप लगाया, जबकि शाहरुख खान को फोन पर धमकी देने वाले आरोपी फैजान को जमानत मिल चुकी है। आज संविधान दिवस पर भोपाल और रायपुर समेत देश भर में कई कार्यक्रम हैं। तो इधर उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर पथराव की स्थिति बन गई। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तो इन सब खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और ऐसी कई खबरें हैं जिन पर आज पूरे देश प्रदेश की नजर है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की मुरैना से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। पटाखे और बारूद में विस्फोट हो गया है, 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर इन्हें रेफर किया गया है। धमाके में 3 मकान धराशायी हो गए हैं, जबकि 2 मकान क्षतिग्रस्त हैं। आधा दर्जन से अधिक लोग मलबे में दबे हुए हैं। धमाके की वजह की जांच अब की जा रही है, SP ने यह कहा है। कोतवाली थाना इलाके के राठौर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुरैना से पटाखे और बारूद में ब्लास्ट हुआ और कई लोग घायल हुए हैं। धमाकों के कारणों की जांच की जा रही है और 2 जो घर हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। 3 मकान क्षतिग्रस्त हैं। इस धमाके के बाद 2 लोगों की मौत भी हो गई है, 4 लोग घायल हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ मुरैना से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है इस विषय पर, दर्शकों से साझा करें, और जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? बिल्कुल, कोतवाली थाना इलाके के राठौर कॉलोनी का पूरा घटनाक्रम है और साफ तौर से देखा जाए जो पटाखों के कई मामले पूर्व से भी आ चुके हैं। अभी हाल ही में सोमावली थाना इलाके में भी पटाखे पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं चेतती और ना ही पुलिस इस बात को मानने को तैयार रहती है। पुलिस के जो अधिकारी है कि मुरैना जिले में पटाखों का जो कारोबार है वो भारी मात्रा में फल फूल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई भी इस तरफ से कार्रवाई नहीं करता है। पूर्व में भी इस्लामपुरा इलाके में इसी तरह का धमाका हुआ था जिसमें 2 माँ बेटी की मौत हुई। उसके बाद भी प्रशासन ने इस इलाके में, चूंकि ये वही इलाका है इस्लामपुरा और ये महावीरपुरा का जो
दोनों सटे हुए इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं और पटाखे बनाने का कारोबार काफी बड़ी मात्रा में फल फूल रहा है। लेकिन साफ तौर से ये आता है निकल कर के अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हुई है और जो 4 लोग हैं वो गंभीर हालत में उन्हें ग्वालियर अस्पताल में रेफर किया गया है जहां पर उनका इलाज कर रहा है। लेकिन जिस स्थिति में पुलिस अधीक्षक जो बयान दे रहे हैं, तमाम तारा जो लोगों के जो बयान आ रहे हैं, हालांकि विस्फोटक जो पदार्थ हैं, जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 2 मंजिला मकान है, जिस तरीके से पूरी तरह से इस स्थिति में क्षतिग्रस्त हुआ है और साफ तौर से जेसीबी से मलबे को भी निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये पूरा जो मकान था, ये 2 से 3 मंजिल मकान जो बना हुआ था बगल वाला, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया और बगल का जो एक मकान है इसके पीछे भी एक जो मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आसपास के जो मकान है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जिस तरीके से एक बड़ी घटना होने के बाद भी जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाती है, तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली और चिंता का विषय है कि आखिर जो अधिकारी है वो क्या करते हैं। सबसे खास बात ये होती है जो डिवीजन आता है वो सीएसपी है रवि सोनेर, उनके अंडर में आता है। लेकिन कभी उन्होंने जब से यहाँ ज्वाइनिंग ली है, चूंकि वो कैलारस पोस्टेड है, लेकिन प्रभारी अधिकारी वो मुरैना सीएसपी का भी प्रभारी चार्ज है, लेकिन वो सब धमाके के बाद भी उन्होंने कभी थाना प्रभारियों को या विभाग या बीट के अधिकारियों को ये निर्देश नहीं दिए कि इन पटाखों पर कार्रवाई हो। हादसे के बाद गलियों में जो हिंदूवादी जो संगठन थे उन्होंने भी आंदोलन किया था, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि मुरैना जिले में जो पटाखों का जो कारोबार है वो काफी मात्रा में फल फूल रहा है और इसको रोकने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना चाहिए और जिन जगहों जिन गलियों जिन जगहों पर इस तरीके की जो पटाखों की जो कारोबार चल रहा है उन पर जाकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस के हाथ धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जब घटना घटित होती है उसके बाद सभी अधिकारी मौके पर आते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हुई है। बड़ा सवाल ये भी है सत्येंद्र की क्या केवल कार्रवाई कागजी हो रही है, क्योंकि हरदा के बाद मध्य प्रदेश ने सीख क्या ली है, सबसे बड़ा सवाल है। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसका एग्जाम्पल आप दे रहे थे कि मुरैना एक ऐसा इलाका है जहां पर हर अल्टरनेट डेज पर कोई ना कोई ऐसे अवैध पटाखे फैक्ट्री में या अवैध पटाखों की बनावट के दौर पर जो ब्लास्ट के मामले सामने आते हैं उस पर कार्रवाई क्या होती है और हो रही है, तो फिर से ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन ये जो सवाल है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री या अवैध पटाखों का निर्माण क्यों हो रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, और अगर कोई कदम उठा भी रही है सरकार और प्रशासन, तो अगर अल्टरनेट डेज पे इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जरूर प्रशासन पर सवाल उठेंगे। बढ़ते हैं आगे, धार से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मोबाइल की दुकान में आग लग गई है। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो चुका है। दमकल विभाग की टीम ने आग बुझा दी है। सूचना मिली तो मौके पर पहुंची है। पीथमपुर के आजाद चौराहे की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको धार से बता दें, मोबाइल की दुकान में ये भीषण आग लगी और दुकान में रखा जो सामान था ये जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान का जो सामान था वो जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें धार से, जहां पर एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। हालांकि आग लगने के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। सूचना मिली तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जो माल दुकान में रखा हुआ था उसका नुकसान हो चुका था। मुरैना जिले में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यात्री बस में पथराव हो गया है, फायरिंग हो गई है। दिल्ली में संसद भवन का घेराव कर ये बस लौट रही थी। बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर बस को रोका और उस पर पथराव कर दिया। यात्रियों, कंडक्टर, ड्राइवर से मारपीट की गई है। ड्राइवर का आरोप है कि 50 से 60 बदमाशों ने इस पर हमला किया है। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के NH-44 की यह घटना है। संसद घेराव करने के लिए ये पूरी जो लोग थे ये लोग गए हुए थे और वहां से जब वापस लौट रहे थे तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया और कंडक्टर से मारपीट हुई है, यात्रियों से मारपीट हुई है। इसके अलावा ड्राइवर से भी मारपीट की। बड़ा गंभीर मामला है। लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल ये पूरा मामला उठा रहा है, क्योंकि अगर यात्री बस में को रोक दिया जाता है, 40-50 लोग दाखिल हो जाते हैं, लूटपाट की कोशिश करते हैं, फायरिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर पुलिस कर क्या रही है, सवाल ये भी उठता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सत्येंद्र बताएं, एक यात्री बस को 40-50 लोग रोक देते हैं नेशनल हाईवे पर और मारपीट की जाती है, फायरिंग होती है। कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या लूटपाट भी हुई है यात्रियों के साथ? सत्येंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जो खबर अब दर्शक देख रहे हैं वो जरूर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। एक यात्री बस गुजर रही है, नेशनल हाईवे पर से रोक दिया जाता है, 40-50 बदमाश रोकते हैं, यात्रियों से मारपीट करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को पीट देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पर तो बड़े गंभीर सवाल हैं। अभी क्या अपडेट है और ये भी समझाएं कि क्या लूटपाट की कोशिश भी हुई है क्या यात्रियों के साथ? बिल्कुल साफ तौर से देखिए, जिस तरीके से नेशनल हाईवे 44 सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है और ये बस जो इसमें बैठे हुए जो लोग थे वो युवक कांग्रेस की रैली में गए हुए थे और संसद भवन का घेराव करके जब लौट रहे थे, चूंकि बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में ही इन लोगों में आपस में कोई विवाद हुआ था, उसको चलते लगातार। लेकिन जब जिस तरीके से नेशनल हाईवे सिविल लाइन थाना इलाके के अंबा बाईपास के पास जैसे ही बस आई तो यहाँ धाक लगाए बैठे 50 से 60 जो बदमाश थे, वो जिस तरीके से जो ड्राइवर बता रहा है कि उन्होंने आकर एकदम अचानक हमला बोल दिया और पथराव करना बस के ऊपर शुरू कर दिया और उसी क्रम में उन्होंने फायरिंग हवाई जो फायर रहते हैं वो भी किए थे। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ तौर है कि जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम 1 घंटे का जो एपिसोड नेशनल हाईवे पर चला वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल करने वाली बात होती है कि पुलिस लगातार जो दावे करती है कि नेशनल हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग की जाती है, पुलिस के अधिकारी हैं वो गश्त करते हैं, लेकिन और चूंकि जो अंबा तिराया है वहां पर कई बार जो सिविल लाइन थाने की जो गाड़ी है वो भी खड़ी रहती है, लेकिन उस समय पुलिस कोई भी वहां मौजूद नहीं थी और एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें मतलब जो लोग थे उनके छोटी मोटी चोटें आई थी और वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी 1 घंटे बाद पहुंची थी और उसके बावजूद भी जो बस चालक था, जो ड्राइवर था, उसी को जो पुलिस के जो अधिकारी थे, नगर पुलिस अधीक्षक थे और भी तमाम सारे जो लोग थे, उसी को चमका धमका रहे थे। कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि पुलिस अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं लोगों पर या तो उनको धमकाने का प्रयास करती है। सत्येंद्र, जहां पर ये इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया वहां से पुलिस चौकी की का जो डिस्टेंस है वो कितना था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सूचना की 1 घंटे बाद वहां पर पुलिस पहुंची। नहीं, बिल्कुल साफ तौर से अगर थाने की बात की जाए तो थाना तो काफी थोड़ा सा दूर है, लेकिन 14 टोल टैक्स के पास थाना बना है, लेकिन जो पुलिस की एक गाड़ी है 100 डायल है और जो दूसरी भी गाड़ी है जो लगातार गश्त करती है नेशनल हाईवे पर, वो वहीं अंबा तिराहे पर खड़ी रहती है और वो गाड़ी उस पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से वो गाड़ी किस तरीके की सर्चिंग करती है, आखिर जो बदमाश है वो घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं फरार होते हैं। तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली बात सामने निकल कर आती है। और अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी रात में इस तरीके से जो बचते हुए नजर आए थे कि वो मीडिया से भी बात करने से भग रहे थे। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं के बाद भी बचते हुए नजर आते हैं, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पर 1 घंटे तक जो तांडव रहा वो कई बड़े बिल्कुल। अगर नेशनल हाईवे में दावा किया जाता है कि हर कुछ किलोमीटर के भीतर पुलिस की गश्ती है और लगातार पुलिस इन हादसों पर नजर बनाकर रखी है, तो फिर 1 घंटे बाद सूचना के वो भी पुलिस क्यों पहुंचती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप नजर बना के रखिएगा और जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, जो पुलिसकर्मी, उनसे ये पूछिएगा कि 1 घंटे तक आखिर वो कर क्या रहे थे। आप नजर बना के रखिएगा। सत्येंद्र, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। श्योपुर से एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा दें। जंगल में यात्री बस पर हमला हो गया है। अज्ञात लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। बस को रास्ते में रोकने की कोशिश की गई। फर्जी ड्रेस में हथियारबंद बदमाश मौजूद थे। बरगवा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। स्वदेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वदेश, बताएं क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, जैसे ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जब बस टूट फूट हालत में बरगवा गांव पहुंची और पुलिस को सूचना दी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है और वहाँ पूरे आसपास के एरिया में भी देखा गया तो वहाँ कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ कंडक्टर, ड्राइवर और कुछ यात्रियों द्वारा बताया गया कि जो 10 से 12 लोग आए थे वो पुलिस वर्दी यानी कह सकते हैं डांगरी जो बोलते हैं फौजी थे उस टाइप की ड्रेस में थे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया था। जहाँ कंडक्टर ने बस ड्राइवर से भी ये बात कही कि आप गाड़ी भगाइए, लेकिन बस ड्राइवर के भी कांच में तोड़फोड़ हुई आगे के, तो ड्राइवर भी वहां पर मौके पे नीचे छुप गया था, जिसके
ठीक है स्वदेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम आगे भी लगातार लेते रहेंगे। आरोपियों का जुलूस निकाला है, गुंडागर्दी करने वाले बदमाश का बकायदा जुलूस निकाला गया। दरअसल इस युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। बदमाश के पास से तलवार भी जब्त की गई है। गांधीनगर थाना ने ये कार्रवाई की है। तो ये देखिए, गुंडागर्दी करने वाला ये बदमाश था, जानलेवा हमला युवक पर कर दिया था इसने। लेकिन अब हालत देखिए, ये भी कहता दिख रहा है कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। बांग्लादेश के ढाका में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमला हुआ है। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हमला किया गया है। बीएनपी जमात के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध वहां पर किया जा रहा था। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में ढाका में हिंदुओं पर हमला किया गया है। बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और गिरफ्तारी के विरोध में जो इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समुदाय के लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे की। यूके और जर्मनी के दौरे पे मुख्यमंत्री वहां पर हैं और 6 दिवसीय दौरा है। उन्होंने वेस्टमिंस्टर के टेविस्टॉक स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की अपने दौरे के दूसरे दिन और इसके बाद किंग्स क्रॉस में निवेशकों और प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। लंदन के साथ बर्मिंघम, जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का भी दौरा वो करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, आकर्षित करने के लिए विदेश दौरे पर वो गए हुए हैं और वहां के उद्योगपतियों, व्यापारिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा और उन्होंने ये भी कहा कि देशों में दौरे पर भी जाने के संकेत दिए। यानी कई और देश ऐसे हैं जहां पर आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच सकते हैं और वहां भी उद्योगपतियों से बातचीत वो कर सकते हैं। हमने अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे। आज साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक होगी और मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। धान खरीदी समेत कई विषयों पर मंथन होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा संभव है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम विषयों पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक शुरू होगी। इसका हर अपडेट सबसे पहले IBC24 आप तक पहुंचाएगा। तो दोपहर 12 बजे मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर बातचीत हो सकती है। शीतकालीन सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से विधेयक पास करना है, इन सब पर भी मंथन संभव है। संविधान अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो गए हैं। आज संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और देश भर में आज संविधान दिवस पदयात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों में पदयात्रा का आयोजन होगा। मंत्री भी यात्रा में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और जितने तमाम जनप्रतिनिधि हैं बड़े, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।